नमस्कार दोस्तों। आज हम समझेंगे कि कैसे ब्रिक्स कंट्रीज जो है डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं और करंट सिचुएशन में भी इसका क्या संबंध आता है अमेरिका और ईरान के युद्ध से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे ब्रिक्स कंट्रीज जो है डी डॉलराइजेशन कर रही थी इससे पहले, यानी कि ये युद्ध स्टार्ट होने से पहले, और इसके क्या लिंक्स जुड़ते हैं ईरान और अमेरिका के इस युद्ध से। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर इससे पहले हम क्या कर रहे थे। अगर हम इससे पहले क्या कर रहे थे इसमें जाते हैं तो हम लगातार गोल्ड बाइंग कर रहे थे। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हमने 25% से बेच दिए हैं और करंट सिचुएशन में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने बेचे हैं, लेकिन बहुत निम्न स्तर तक जाएगा ये हमारा ट्रेजरी बॉन्ड्स जब हम बहुत ही 100 कम से कम $250 बिलियन जितना हमने ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदा था अमेरिका का, तो उसका 25% हमने बेच दिया है। और चाइना ने भी लगातार बेच रहे थे। इससे पहले की बात कर रहा हूँ, युद्ध से पहले की बात कर रहा हूँ। और 1 मिनट ज़रा कैमरा सेटिंग करता हूँ। और इससे पहले भी हम मतलब युद्ध से पहले ही हम ये सब चीज़ें कर रहे थे। हम लगातार गोल्ड एंड सिल्वर बाय कर रहे हैं, जिससे कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट में जो है गोल्ड एंड सिल्वर की शॉर्टेज बनी हुई है। और इसमें हम पिछले देख सकते हैं कि सिल्वर की प्राइस बढ़ी हुई थी, कम से कम 4 लाख रुपए तक सिल्वर की प्राइस गई थी। इसमें भी अमेरिका का हाथ है कि उसने ये प्राइस को इन्फ्लेट किया, और ये इसलिए किया क्योंकि जो ब्रिक्स कंट्रीज जो है महंगा होने की वजह से खरीद ना सकी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर ले जाकर नीचे गिराए ताकि वो पूरी तरह से क्रैश हो जाए पैनिक होकर। तो इस वजह से ऐसा भी नहीं हुआ। लगातार हम जब भी महंगी थी तब भी हम खरीद रहे थे, जब भी सस्ती थी तब भी हम खरीद रहे थे। चाइना ने अपने एक्सपोर्ट जो है सिल्वर की बंद कर दिए हैं, और उधर से अमेरिका ने भी मेक्सिको से जो जाता है सिल्वर उधर से भी बंद कर दिए, क्योंकि हम जो है जो भी हम ब्रिक्स करेंसी लाएंगे उसमें ज़रूर से ही गोल्ड एंड सिल्वर से वो पैक्ट हो सकती है। इसमें हम देख सकते हैं कि और हमने क्या क्या चीज़ें की। मैंने जैसे कि कहा, भारत ने 25% से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे हैं, और चाइना भी लगातार बेच रहा है, और ब्रिक्स कंट्रीज़ ही लगातार बेच रही है। इसमें रशिया नहीं, ब्राज़ील हो, भारत हो, चीन हो, ये लगातार अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहे हैं। उसके बाद हमने जो यूपीआई को ग्लोबलाइज किया, यानी कि कई कंट्रियों में अब हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। ये भी डी डॉलराइजेशन की एक स्ट्रेटेजी है। और अलीबाबा पेमेंट चाइना की एक पेमेंट मेथड है एक, उससे हमने इंटरकनेक्ट कर दिया है, जिससे कि अलीबाबा पेमेंट से भी ये कनेक्ट हो चुका है यूपीआई पेमेंट। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम रीजनल करेंसी से ट्रेड कर रहे हैं। रशिया से हम जानते हैं कि रुपए में हम ट्रेड करते हैं, और कई कंट्रीज़ के साथ भी हम करने की मतलब पहल कर रहे हैं। और इसमें हमने ये देखा कि जो अमेरिकी जो बाज़ार है उसको हम छोड़ रहे हैं धीरे धीरे कर करके, क्योंकि अगर सबसे बड़ा बर्डन कोई है तो वो अमेरिकी बाज़ार पर हमारा निर्भरता है। तो उसके ऊपर से हमें निर्भरता हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम उसके बाद जो हमने देखा कि कैसे ये युद्ध चालू हुआ, तो इसमें क्या कनेक्शन है ये भी हम देखते हैं। इसमें एक कनेक्शन तो ज़रूर है, एप्स्टीन फाइल्स जो है उसके बाद ये युद्ध चालू हो जाना, इसमें कुछ तो कनेक्शंस हो सकते हैं। लेकिन इसमें ईरान जो है, इसके पीछे कौन कौन से देश साथ देते हैं, तो इसमें रशिया और चाइना ज़रूर से है, क्योंकि जो
की टेक्नोलॉजी को गिरा सकने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो तो एक तो रशिया के पास है, एक तो चाइना के पास है। चाइना को हम छोड़ देते हैं, लेकिन रशिया के पास 100% अमेरिका की बराबरी की टेक्नोलॉजी है डिफेंस सेक्टर में। और जैसे जैसे स्ट्रेटजी बनाई ईरान ने कि खाड़ी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, जो कि संबंध तो बिल्कुल भी बनता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि ग्लोबल दुनिया के ऊपर प्रेशर बनाए, लेकिन दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि जो ये खाड़ी कंट्रीज़ है इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है, और इसमें एक पेट्रो डॉलर ट्रीटी है जो कि डी डॉलराइजेशन अगर करना है हमें, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इनके ऊपर हम प्रेशर दे रहे हैं। मतलब जो भी हम इसमें प्रेशर बनाया जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि इसमें इसमें ईरान का जो एक स्टेटमेंट था कि जो देश जो है डॉलर में पेट्रोलियम खरीदेगा उसे वो नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ऐसा एक स्टेटमेंट आया था ईरान का। और जो दूसरी करेंसी में ट्रेड करेगा तो उसको जाने देगा, और चाइना की करेंसी में ट्रेड करेगा उसे भी जाने देगा। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी हो रही है। और इसके बाद कई ऐसे बयान आए, जैसे भारत में लॉकडाउन जैसे सिचुएशन होगी कोरोना जैसी, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कनेक्शन है, ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जैसे F-35 हुए और अमेरिका की कई एयरक्राफ्ट जो गिराए, वो भी बहुत बड़ी ऐसी टेक्नोलॉजी साधारण बिल्कुल भी नहीं है, भले मीडिया में कुछ भी दिखाए। ये ऐसी टेक्नोलॉजी एक तो रशिया के पास है और चाइना क्लेम करता है, लेकिन चाइना को हम छोड़ देते हैं। लेकिन रशिया के पास तो यही है, बहुत महंगे महंगे रेडार्स भी उड़ाए। तो हम सोच सकते हैं कि क्या ही टेक्नोलॉजी होगी। इसमें सैटेलाइट्स का भी यूज़ किया है, और सैटेलाइट्स पावर का भी यूज़ किया है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो है एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया और उसे टारगेट किया गया। आप इमेजेस देख सकते हैं, इमेजेस में लगाते जा रहा हूँ, और इस टारगेट्स में आप समझ ही सकते हैं कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इन जहाज़ों को टारगेट्स किया है। और आप क्योंकि ईरान जो है कैस्पियन सी के माध्यम से रशिया से जुड़ा हुआ है, वहाँ से ही सारी रसद पहुँचती होगी, या फिर और भी कई माध्यम हो सकते हैं। और इनमें ये एक स्ट्रेटजी है, जैसे कि आप अभी एक न्यूज़ आई है कि यूरोपियन कंट्रीज़ के पास 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा हुआ है। तो इसमें भी देखिए इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, ताकि ये प्रेशर बनता जा रहा है। बल्कि क्योंकि यहाँ से अगर किसी किसी कौन कौन सी कंट्रीज़ का फ्यूल जाता है, तो इसमें यूरोप है, भारत है, यूरोप है, भारत है, यहाँ से हमारा LNG PNG जाता है, और यूरोपियन कंट्रीज़ के उधर भी जाता है। लेकिन जब से ये चालू हुआ है, आप भी जानते हैं कि यहाँ से जो थोड़े बहुत ही शिप्स जा पा रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, या फिर ऐसा प्रेशर बनाया जाएगा इन खाड़ी कंट्रीज़ के ऊपर कि तुम जो है डॉलर को छोड़ दो, या फिर इनकी कुओं के ऊपर, मतलब जो भी इनकी पेट्रोलियम की कुएँ हैं वहाँ पर भी कुछ डैमेज किया जा सकता है, और इनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जा सकता है कि तुम कुछ भी कर कर जो है अमेरिका का साथ छोड़ दो। इसमें बात क्या आती है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। देखिए इसके पीछे का इतिहास में भी जानते हैं आज कि इससे पहले इराक का जो युद्ध था, इसमें भी खाड़ी कंट्रीज़ का इस्तेमाल किया था अमेरिका ने। इस बार भी इस्तेमाल करा है कि 505 ट्रिलियन डॉलर जितना इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्ती से अमेरिका ने खुद के देश में कराया। और ये भी खाड़ी कंट्रीज़ को तो समझ में आता है, और कैसे ही उसका नुकसान हो रहा है। और इस बार भी वो यही करेगा कि नुकसान तो करेगा, लेकिन भरपाई भी इनसे ही लेगा, इनसे ही कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और खुद के कंपनियों को फ़ायदा देगा।
तो ये एक आम सोच होती है कि एक बार आदमी फंस जाता है लेकिन दूसरी बार तो सोचता ही है। तो इसमें ये जो खाड़ी कंट्रीज़ है या तो ब्रिक्स के साथ आएगी या फिर चाइना के साथ जा सकती है। ये बहुत बड़ा मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि ये जो है इसमें जो है, क्योंकि ये दोनों बाजू से ठगे जा रहे हैं। एक तो रशिया उधर से यहाँ पर स्ट्रेटेजिक टारगेट कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, इन खाड़ी कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये कह दूँ कि जब ये खाड़ी कंट्रीज़ डॉलर से पेट्रोलियम बेचना बंद कर दे तो इनके ऊपर अटैक होना बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। आप देखेंगे ये बंद हो जाएगा, इनके ऊपर अटैक ही नहीं होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी खुल जाएगा अगर ये ऐसा होता है। और ये क्योंकि ये ना ही खाड़ी कंट्रीज़ का युद्ध है, ये इज़राइल और ईरान का युद्ध है, तो इन दोनों के बीच में ही सीमित हो जाएगा अगर ये होता है। जैसे कि डॉलर से ये पेट्रोलियम बेचना बंद कर दे, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसमें ये बात आती है कि ईरान का तख्ता पलट होता है या नहीं। हो ही जाएगा, जितनी पकड़ इज़राइल के अंदर है, ईरान के अंदर, तो होना संभव है, नामुमकिन तो नहीं है। लेकिन बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी इसमें। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ब्रिक्स कंट्रीज़ यही चाहती है कि इनका डाउनफॉल हो जाए और इनको ये युद्ध बहुत महंगा पड़ जाए। ग्लोबल वाइज एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया जाए कि दुनिया के जो जिन जिन देशों ने इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस खींच ले, जिससे कि इनके ऊपर प्रेशर आएगा इकोनॉमिक की ये कर्जा उनको वापस तो देना होगा। और इनके पास इतने एसेट्स भी नहीं है कि ये कर्जा जो है चुकता हो जाए। तो ऐसा होगा कि दुनिया भर में कई ऐसे छोटे कंट्रीज़ हो, बड़ी भी कंट्रीज़ है। मतलब अगर हम देखेंगे कि एशियंस कंट्रीज जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज जो है एशियन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है। अगर अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किए हुए बड़े होल्डर्स की बात करें तो जापान अभी सबसे आगे है, फिर कुछ नाटोज़ की कंट्रीज़ है, फिर चाइना, भारत और ब्रिक्स कंट्रीज़ आती है। तो इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा कि छोटे छोटे कंट्रीज़ के ऊपर, कि ये प्रेशर बनाया जाएगा नहीं बल्कि ये क्रिएट किया जाएगा। ठीक है मतलब ये ईंधन की सप्लाई चेन को ब्लॉक करके फिर सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले कोई भी कंट्रीज हो या फिर आम आदमी भी हो तो वो पहले अपने इन्वेस्टमेंट पीछे खींचता है, तो वैसा ही होगा, इन्वेस्टमेंट पीछे खींचे जाएंगे और जिससे कि इनके ऊपर एक प्रेशर बनेगा कि ये इन्वेस्टमेंट देना होगा। और इसमें एक अमेरिका चालबाजी करेगा क्योंकि उसके पास ना ही इतने एसेट्स है, तो वो बिटकॉइन से देने की कोशिश करेगा। तो जब ये देगा तब आप देखेंगे कि बिटकॉइंस की प्राइस बढ़ेगी, और जब वो दे चुका होगा ये कर्जा, मतलब जितने भी देशों को दे पाएगा, ज़्यादा तो देश समझ ही जाएंगे क्योंकि ये तो सभी ज़्यादातर देश समझ चुके हैं कि ये ऐसा चालबाजी करेगा। लेकिन जो फंसेगा, तो जब देगा तो बिटकॉइन की प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद जब दे चुका होगा तो ये आप देखेंगे कि बिटकॉइंस क्रैश भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इसमें यही होगा कि यही इकोनॉमिक्स डैमेज होगा, इकोनॉमिकली डाउनफॉल होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक बार खींचा जाएगा तो तब भी हम जो है ब्रिक्स करेंसी ला सकते हैं, या फिर इसी का अल्टरनेटिव कुछ भी, जैसे हमने यूपीआई को वर्ल्ड वाइज फैला दिया है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि ब्रिक्स करेंसी आ जाए, या फिर इसके जैसे ही कुछ और अल्टरनेटिव, क्योंकि और भी कई ऐसे संभावनाएं बनती है कि सैंक्शंस हो या फिर खतरा हो, और भी कई खतरे हैं। ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज़ अपनी ताकत नहीं खोने देगी। तो ठीक है, ऐसे डी डॉलराइजेशन हो सकता है। और इसमें हम जानेंगे कि रिपरकशंस क्या हो सकता है, या फिर इसकी क्या भुगतना पड़ सकता है हमें ये कर कर। ठीक है,
ये ज़रूर से ही, क्योंकि ये नॉर्मल कंट्रीज़ नहीं है, ये तख्ता पलट करने में बहुत माहिर है वेस्टर्न कंट्रीज़। तो ये ऐसा ब्रिक्स कंट्रीज़ में करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाई भी दे रहा है। ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एंटी र्यूमर फैल रहे हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है। और ये यही नहीं बल्कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज़ है उनके अंदर कोई से जैसे कैसे भी अलग अलग आंदोलन हो या फिर कैसे भी ऐसी चीज़ें कराई जाए जिससे कि सरकार गिरा सके या फिर तख्ता पलट किया जा सके। चाइना हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, ब्रिक्स कंट्रीज़ हो, तो इनमें ये करने की कोशिश की जा सकती है और कर रहे हैं। नहीं की नहीं जा सकती बल्कि कर रहे हैं और ये दिखाई भी दे रहा है, ठीक है। अब समझाऊंगा मैं आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं, ऐसे रिपरकशंस भी हमें झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद अमेरिका का डाउनफॉल हो ही गया होगा, हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसी ये स्ट्रेटेजी से ना ही आप अमेरिका पीछे हट सकता है, ना ही कोई कंट्री, ठीक है। ये फंस चुका है। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हो, ये सब चीज़ें ईरान को दी जा सकती है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटेजी प्रॉपर तरीके से देखिए, ये मैंने बहुत चीज़ें सोची जैसे कि पीएमजी, और ये ऐसा भी हो सकता है कि भारत की भी जो एनर्जी सप्लाई है उसे भी रोका जा सकता है, क्योंकि इतने ही आसानी से तख्ता पलट नहीं हो सकता है कौन से भी कंट्रीज़ में। तो सप्लाई चेन को डैमेज किया जा सकता है, एनर्जी सप्लाईज को भी, ठीक है। ऐसे फेक नेरेटिव, फेक रूमर्स जैसे बांग्लादेश में हुआ तो वैसे करने की कोशिश की जा सकती है, आप भी समझ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी डालूँगा और उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ऐसे ही जानकारी और मिलती रहेगी।